आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजित 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर देश के प्रख्यात शूटर सरबजोत और साथी मनु भाकर की जीत पर सीएम योगी ने ट्वीट कर हार्दिक बधाई दी और साथ ही उनके भविष्य के लिए मंगल कामना की। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि दोनों विजेताओं की इस उपलब्धि से समूचा राष्ट्र हर्षित एवं गौरवान्वित है और साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों के जज्बे पर खुशी जाहिर की और कहा कि विजय का ये क्रम ऐसे ही जारी रहे। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन और मनु भाकर और सरबजोत ने कांस्य पदक जीता। और वहीं बात की जाए मनु भाकर के, तो मनु भाकर का ये दूसरा कांस्य पदक है और भारत की झोली में 2 पदक आ गए हैं। मनु भाकर की अगर बात की जाए तो मनु भाकर ने ये दूसरा कांस्य पदक जीता और साथ ही सरबजोत ने भी पेरिस ओलंपिक का 2024 में ये पदक जीता, जिसके बाद पूरे देश में खुशी का माहौल है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरबजोत और मनु भाकर को पदक जीतने पर बधाई दी, खुशी जाहिर की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार डीसीपी नोएडा राम बदन सिंह के पर्यवेक्षण में एडीसीपी नोएडा और मनीष कुमार मिश्र ने कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने को लेकर नोएडा जोन के विभिन्न क्षेत्रों चिल्ला बॉर्डर और शनि मंदिर, डीएनडी, ओखला पक्षी विहार रूट और कालिंदी कुंज पुल और साथ ही बॉर्डर सेक्टर 126 और फेज 1 क्षेत्र में कांवड़ियों से भेंट करते हुए कांवड़ शिविरों और कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने शिविर के अंदर साफ सफाई, पानी, बिजली की उचित व्यवस्था हेतु संबंधित को निर्देश दिए और साथ ही कांवड़ शिविरों में विश्राम कर रहे और साथ ही कांवड़ मार्ग पर यात्रा कर रहे शिव भक्तों से वार्ता कर उनका हालचाल पूछा गया। इसके साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कांवड़ यात्रा पर पुलिस प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही डीसीपी एडीसीपी ने निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा को लेकर मुआयना किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर से हैं, जहां पर डीसीपी और एडीसीपी ने निरीक्षण किया है। लगातार चप्पे चप्पे पर तैनाती है और साथ ही कांवड़ यात्रा लगातार जारी है और कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए शिविरों का निरीक्षण किया गया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ और संसद में बोले गृह मंत्री अमित शाह। केरल को पहले दी गई थी चेतावनी। क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, आइए आपको सुनाते हैं। करने के लिए आपकी अनुमति से इस सदन के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले इस घटना में जितने भी लोग हताहत हुए हैं, जो घायल हुए हैं, वो सभी के परिवारजनों के साथ मैं मेरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बड़े दुख के साथ आज मैं उनके प्रति अपार संवेदना के साथ इस सदन में खड़ा हुआ हूं। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार की ओर से जवाब श्री नित्यानंद राय ही देने वाले हैं। जब यहां पर 1 घंटे की चर्चा आपने अनुमोदित की, तब मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय
आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं, 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। और इस देश में कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने इस प्रकार की वार्निंग का उपयोग कर जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट किया। मैं ओडिशा राज्य सरकार के लिए भी, उस वक्त हमारी नहीं थी, नवीन बाबू की थी, हमने 7 दिन पहले साइक्लोन का अलर्ट भेजा, सिर्फ एक व्यक्ति मारा गया, वो भी गलती से मारा गया। गुजरात सरकार को हमने साइक्लोन का अलर्ट 3 दिन पहले भेजा, एक पशु भी नहीं मरा सर। मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप जो घिसे पिटे शब्द यहां लेकर आए हैं और डिमांड ही करते जा रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भारत सरकार ने 14 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसको साझा किया जाता है मान्यवर। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है और वो सूचना साइट पर सबके लिए भी उपलब्ध है, मान्य सांसदों के लिए भी उपलब्ध है। मगर कुछ लोगों को है कि यहां की साइटें खोलते ही नहीं है, विदेश की ही खोलते हैं। तो अब विदेश में तो इसकी अर्ली वार्निंग सिस्टम आएगी नहीं, हमारी साइट देखनी पड़ेगी मान्यवर। वर्षा, एक मिनट, अब सुनो भाई, मैंने ध्यान से आपको सुना है, सुनिए जरा। नो प्लीज, इस तरह से नहीं चलेगा, सदन है। Facts and figures and details are being imparted. Please, मान्यवर, Honorable Minister. मैं तो उस उद्देश्य से ही कहता हूं इसको सुनकर सभी राज्य अलर्ट हो, अर्ली में अलर्ट हो जाए। मेरा किसी को ताना लगाने का आशय नहीं है। वर्षा के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम है, हीट वेव के लिए है, तूफान के लिए है, चक्रवात के लिए है, यहां तक बिजली के लिए भी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो 10 मिनट पहले बिजली अक्षांश रेखांक के साथ कहां गिरेगी वो सीधा कलेक्टर को इन्फॉर्म करती, मगर इसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। मैं तो मानता हूं जानकारी का अभाव होगा, जानकारी का अभाव है तो भी ठीक नहीं है, और राजनीति है मान्यवर तो बहुत दुखद है। मान्यवर, कई सारे राज्यों ने इसका उपयोग भी किया है और परिणाम भी आए, और इस अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी, इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? शिफ्ट पहले नहीं किया गया है, बाद में किया गया है। जितना बोलोगे उतना नुकसान होगा। मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु जब आप आरोपात्मक तरीके से बात करते, मैं शांति से यहां बैठकर सुनने ही आया। मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2016 से ये प्रोजेक्ट चालू हुआ और 23 तक दुनिया की
चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां पर वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ और संसद में गृह मंत्री अमित शाह बोले। क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, आइए आपको सुनाते हैं। तो भारत और इसका 7 दिन पहले इसका अनुमान देने वाले 4 ही देश है, उसमें से एक भारत है। मगर उसको पढ़ना पड़ता है, डिमांड करने से कुछ नहीं होता। मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि भाई डिजास्टर के पैसे रिलीज करने का राज्य के साथ पास अधिकार नहीं है, वो गलत है। मैं इसकी भी स्पष्टता करना चाहता हूं, क्योंकि सदन का रिकॉर्ड साफ रहना चाहिए। एसडीआरएफ में 10% राशि कोई भी राज्य अपने हिसाब से, अपनी गाइडलाइन से इश्यू कर सकता है, और 100% राशि भारत सरकार की जो गाइडलाइन इश्यू हुई है, गाइडलाइन इश्यू के किसी भी परमिशन की भारत सरकार की जरूरत नहीं है। गाइडलाइन को सिर्फ फॉलो करना है। मगर जो ये डिजास्टर के पैसे हैं और कोई हेड के अंदर तो खर्च नहीं हो सकते, हमें इतना तो चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। तो फिर भी 10% खर्च तो डिजास्टर के नाम से कुछ भी आप करें, कोई नहीं पूछता। 90% खर्च आप गाइडलाइन के हिसाब से डिजास्टर के लिए भारत सरकार की कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं। और बंगाल का भी कहा मान्यवर, डिटेल स्टेटमेंट नित्यानंद जी पढ़ेगी, मतलब मैं स्ट्रक्चर्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, सिर्फ स्पष्टताएं कर रहा हूं। मान्यवर, बंगाल का भी कहा, हमने 6,244 करोड़ रुपया 14 से 24 तक बंगाल के अप्रूव किए हैं, और जिस प्रकार से इनके खर्च का हिसाब आता है, इस हिसाब से रिलीज होते हैं। उसमें से 4,619 4619 करोड़ रुपया हमने रीएम्बर्स कर दिया है। मगर वहां थोड़ा प्रॉब्लम है हिसाब भेजने में। अब वो तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता साहब, बंगाल ने ही करना पड़ेगा। अकाउंट देना पड़ता है तो सरकार है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। सरकार के कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम होती है, एजी का ऑडिट होता है। हम किसी को नहीं मानेंगे तो थोड़ी तकलीफ आएगी, मगर धीरे धीरे आदत पड़ रही है, इंप्रूवमेंट आया है। इसीलिए 6244 में से 4619 करोड़ रुपया इनका रिलीज हो चुका है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं मान्यवर, अर्ली वार्निंग सिस्टम दी गई थी, इसीलिए 23 तारीख को हमने एनडीआरएफ की 9 बटालियन वहां पर 9 बटालियन वहां पर हमने भेज दी थी, और 3 कल रवाना करी है। एनडीआरएफ की बटालियन उतरने से भी अलर्ट अगर हो जाते तो काफी कुछ बच जाता। मगर मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करना चाहता हूं। ये समय है केरल की सरकार के साथ खड़ा रहने का, केरल की जनता के साथ खड़ा रहने का, और जो लोगों की हानि हुई है उनके साथ खड़ा रहने का। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी सरकार केरल की जनता और केरल की सरकार दोनों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं। में हुए लैंडस्लाइड को लेकर
संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वायनाड के लोगों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लखनऊ में, जहां पर यूपी विधानसभा का मानसून सत्र और अनुपूरक बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की है और अनुपूरक बजट पेश हुआ। यूपी के विधानसभा का ये मानसून सत्र है जहां पर अनुपूरक बजट पेश हुआ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की है। और साथ ही बता दें कि आपको यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र है और साथ ही अनुपूरक बजट पेश हुआ है। बजट के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पर चर्चा की। जो नीतियां तो बनी, लेकिन नीतियों के संबंध में मान्यवर समय समय के ऊपर नजूल की जमीन आवंटित की जाती रही, अलॉट की जाती रही, लेकिन इस एक्ट के लाने का उद्देश्य विशेष रूप से ये था कि हम सरकार लगातार विकास के कामों के लिए प्रयास कर रही है और हर तरह से ये प्रगतिशील सरकार को हर जगह सरकार की किसी न किसी रूप में भूमि लेना पड़ती है और जो भूमि अर्जित करते हैं उसमें समय भी लगता है और काफी धन भी खर्च होता है। इसलिए विभिन्न सार्वजनिक उपयोगों के लिए और विकास को और अधिक गति प्रदान करने के लिए मान्यवर ये सरकार जो नजूल की जमीन है वो हर तरह से सार्वजनिक कार्यों के लिए, विकास के कार्यों के लिए, उपयोग के लिए सरकार ने ये नीति बनाई है। जनहित में इस नीति को लाने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि समय समय के ऊपर हमको जब जमीन की आवश्यकता हो, कहीं डेवलपमेंट की आवश्यकता हो, कहीं किसी सार्वजनिक हित की किसी योजना को कार्यान्वित करने की आवश्यकता होती है, तो हम नजूल की जमीन को इस्तेमाल करके, नजूल की जमीन को प्रयोग करके अपने विकास कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और सार्वजनिक कार्यों को मान्यवर हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए ये नजूल की जमीन के संबंध में एक एक्ट सरकार लेकर आई है मान्यवर। इसका उद्देश्य मान्यवर ये है कि निजी व्यक्ति या इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व का प्रतिषेध। बहुत छोटा एक्ट है मान्यवर, मात्र 13-14 सेक्शंस का ये एक्ट है। इसमें जो राजस्व परिषद की जमीन है या वन विभाग की जमीन है या सिंचाई विभाग की जमीन है वो इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती, या केंद्र सरकार के अधीन जो सभी जमीन है वो भी इसके दायरे के अंतर्गत नहीं आती। जो वास्तव में इसका इतिहास भी अपने आप में एक अजीब है, जानकर बड़ा अजीब सा लगा भी कि ब्रिटिश पीरियड में जो फ्रीडम फाइटर्स हुए या जो सरकार के खिलाफ किसी न किसी रूप में आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, उनको सरकार तरह तरह से यातनाएं भी देती थी और उनकी संपत्ति भी जब्त करती थी। ये नजूल की जमीन वही है जो समय समय के ऊपर हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा
या जो सरकार के खिलाफ जो आंदोलन करते थे, उनकी संपत्ति को समय समय के ऊपर जो जब्त किया गया, बाद में वही सरकार के में वेस्ट हो गई और वही जमीन ये नजूल की जमीन कहलाई जाती है। ये मानवर इसका उद्देश्य जो भी हमारे ये धारा 3 में खास तौर से इस बात को दिया है कि अगर किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के विपरीत या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि या किसी सरकारी आदेश के होते हुए भी उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित सरकारी अनुदान अथवा नजूल भूमि को से संबंधित किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी किसी विधि का इसकी व्यावृत्ति सहित निरसन होते हुए भी अथवा साधारण खंड होने पर के पश्चात उत्तर प्रदेश स्थित नजूल भूमि को निजी व्यक्ति या निजी इकाई के पक्ष में पूर्ण स्वामित्व में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। उद्देश्य नंबर यही है कि जो सरकारी जमीन है वो किसी न किसी रूप में सरकार को मिले सार्वजनिक उपयोग के लिए, उसमें निजी स्वामित्व किसी प्रकार से न हो सके। इसमें खास तौर से जिन लोगों ने लीज का पैसा जमा किया है, लीज को फ्री होल्ड का पैसा, उसमें ये सेक्शन 3 का 3 इसमें दिया हुआ है। खास तौर से उन लोगों को बैंक के रेट से, बैंक का भी रेट भी इसमें दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ट लैंडिंग रेट। ये स्टेट बैंक की योजना है कि जिसमें लोगों को फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है उसके आधार के ऊपर किसी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स के आधार के ऊपर उनको ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जाएगा। और वो जो पहले ये कहा गया था कि भाई उनको फ्री होल्ड कर देंगे, तो वो फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। सरकार नजूल भूमि के उन पट्टा धारकों का पट्टा चालू रख सकती है जिनका पट्टा अभी भी चालू है और जो नियमित रूप से पट्टा किराया जमा कर रहे हैं और पट्टे की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसी शर्तों पर जैसा कि सरकार द्वारा समय समय पर विहित किया जाए या ऐसे पट्टों को अविधारित किया जाए। ये मान्यवर विशेष रूप से है कि जिन लोगों ने लीज के जो पट्टा धारक हैं उन्होंने जो एग्रीमेंट हुआ लीज का, उसकी शर्तों का अगर उल्लंघन नहीं किया तो उनकी लीज कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर समय तक अगर लीज दी गई है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर किसी व्यक्ति की लीज 2025 में समाप्त हो रही है तो वो समाप्त होने की तिथि से वो लैंड सरकार में वेस्ट हो जाएगी और जितने दिनों तक उसके पास उसके अध्यासन में रहेगी, उसके पोजीशन में रहेगी, उसका उसे किराया भुगतान करना पड़ेगा। और ये किराया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे मार्केट रेट से, अर्थात जिस तारीख को लीज समाप्त हो रही है एग्रीमेंट के हिसाब से, उस तारीख को उसे सरेंडर करना पड़ेगी। उसी तारीख से वो सरकार में वो लैंड वेस्ट हो जाएगी। अगर उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन है, कोई मकान है, दुकान है या किसी प्रकार का कोई वो बना हुआ है तो उसके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था इसमें की गई है कि उसको उसका, क्योंकि सरकार उसको ले लेगी तो सरकार उसको मुआवजा भी, वर्तमान पट्टा धारक जो है वो मुआवजे का अधिकार होगा। इसके साथ ही मनभर इसमें यह भी प्रोविजन किया गया है कि पट्टा धारक पट्टा भूमि का पूर्ण या अंशतः उपयोग पट्टा की शर्तों के अनुसार नहीं कर रहा है या ऐसी भूमि का उपयोग पट्टा की शर्तों के उल्लंघन में किया जा रहा है तो राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर
या तो पट्टा अवधि को कम करके, पट्टा क्षेत्रफल को कम करके, या दोनों के द्वारा या पूर्वोक्त के अनुसार कुल मिलाकर पट्टे का पर्यावसान कर पट्टा की रूपांतरित कर सकती है, अर्थात पट्टे को निरस्त करके वापस ले सकती है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी सिफारिश भेजने से पूर्व पट्टा धारक की सुनवाई जरूर करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।